मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि जनरल टेरिस के जहन में मेरे लिए कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। अगर जनरल किसी भी तरह कैथी ब्राउन से राब्ता कायम करने में कामयाब हो जाता तो फिर यकीनन उसका जहन साफ हो सकता था, लेकिन उससे पहले मुझे मोहतात रहना था। जनरल टेरिस उस वाक़े से खुद को इस कदर बेताल्लुक नहीं रख सकता था। उसने वॉल्ट मोबाइल की खामोशी के सहारे अपनी खामोशी का जवाब भी पैदा कर लिया था। मैं जानता था कि वो अपने दरमियान कैरन शीमे और माइकल जॉन की मौजूदगी को पसंद नहीं करता। उन दोनों शातिर आदमियों से खुद उसका मंसूबा भी खतरे में पड़ जाता था। अब वो कैथी ब्राउन से मुलाकात करेगा और उसके बाद उसका रवैया तब्दील हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए अभी बेशुमार मसाइल थे। फलस्तीनी जवान जनरल टेरिस की कैद में था और मैं उसे हासिल करना चाहता था ताकि उसके जरिए फाखरा याकूबी से राब्ता कायम हो सके। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की ये रुकन यहाँ अपनी जहानत का लोहा मनवा चुकी थी और उसके तस्करे आम थे। चुनाचे मैं यही सोच रहा था कि अगर मुझे उसका सहारा मिल जाए तो बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन उससे मुलाकात का मरहला अभी दूर था। सबसे पहले तहजीब मैल्कम एक्स को संभालना था। उसके लिए जबरदस्त तैयारियां करनी पड़ी थी मुझे। ज़हनी तौर पर मैं एक एक लम्हा मसरूफ रहा था। कुछ अमली इक़दामात भी इस दौरान कर डाले थे। मसलन मुझे अंदाजा था कि जब तहजीब मैल्कम एक्स को ये बात मालूम होगी कि कैथी ब्राउन उसकी कैद से रिहा हो चुकी है तो फिर अपने आप को वो शदीद खतरे में महसूस करेगी और फौरी तौर पर यहाँ से निकल भागने का प्रोग्राम बनाएगी। मैं नहीं चाहता था कि इन तमाम हालात के बावजूद तहजीब मैल्कम एक्स वॉल्ट मोबाइल के महल से दूर हो जाए और मैं खुद भी उसके बाद मीको याई की हैसियत से नहीं रह सकता था। हालांकि ये सब कुछ मेरा ही किया धरा था, लेकिन तहजीब मैल्कम एक्स ग्रीन पोल की 3 थी, मुतलकुल इनान और खुद फैसले करने वाली। अगर मैं उसके जाने के बाद खुद मीको याई की हैसियत से महल में रहता तो उसे ये शुबा हो सकता था कि मैं इतना मुतमईन क्यों हूँ, जबकि मीको याई की ही हैसियत से कैथी ब्राउन को वहां से निकाला गया था। चुनाचे फौरी तौर पर मुझे अपनी शख्सियत तब्दील करना थी और इस तरह इसमें कोई शक नहीं था कि मैं अपने बहुत से इख्तियारात खो बैठता। मीको याई की हैसियत से मुझे ये इख्तियारात हासिल थे कि मैं किसी भी मामले में बराह रास्त शरीक रहूं और मेरी अपनी आवाज भी दूसरी आवाजों से बुलंद हो, लेकिन इस हैसियत को बरकरार रखना मुश्किल था। मैंने उन तमाम बातों पर बहुत गौर व फिक्र किया था और इस सिलसिले में जो इंतजामात किए थे वो यूं थे। मैंने सोचा था कि तहजीब मैल्कम एक्स को जब सूरत हाल का इल्म होगा तो उसे मशवरा दूंगा कि वो अपना मेकअप तब्दील कर ले और यहीं रहे। मुझे खुद भी अपना मेकअप तब्दील करना था और उसके लिए मैंने 2 ऐसे किरदारों का इंतखाब कर लिया था जिनकी जगह मैं और तहजीब मैल्कम एक्स ले सकते थे। उनमें से एक इस महल का निगरान फ्लॉयड पीटरसन था और दूसरी एक लड़की जोजी मार्टिन जो स्याहफाम थी और महल की निगरानी के उमूर में एक मखसूस हैसियत रखती थी। हम दोनों उन दोनों की शक्ल में बाआसानी आ सकते थे। उसके अलावा बज़ाहिर और कोई किरदार ऐसा नजर नहीं आता था जिसकी शक्ल इख्तियार करके हम उस महल में आजादाना काम कर सकते। चुनाचे मैंने मेकअप के सामान का भी इंतजाम किया था जिसके जरिए हम उन दोनों की शक्लें इख्तियार कर सकते थे, लेकिन ये सब कुछ निहायत महारत और एहतियात से करना था। ये जरूरी नहीं था कि हालात हर वक्त मेरे ताबे ही हों। किसी वक्त सूरत हाल बिगड़ भी सकती थी और मैं जानता था कि जहां भी मैंने चोट खाई वहीं से मेरे जवाल का आगाज हो जाएगा और जहां मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। फिलहाल अपने कमरे में ही रहना मुनासिब था। यूं भी रात खासी गहरी हो चुकी थी। वॉल्ट मोबाइल अपनी आराम गाह में चला गया था और तहजीब मैल्कम एक्स कैथी ब्राउन की हैसियत से अपनी आराम गाह में थी। उसने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाया होगा, वरना उन हालात में वो मुझसे राब्ता कायम करना जरूरी समझती। हम दोनों मोहतात अंदाज में ही एक दूसरे से मुलाकात करते थे, लेकिन रात के गालिबन 2 बजे थे उस वक्त और मेरी पलकें बोझल हो चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं उछल पड़ा। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक देने वाली 2 ही शख्सियतें हो सकती थी, जनरल टेरिस या तहजीब मैल्कम एक्स। तहाँ मैंने पिस्तौल निकाला और बड़ी एहतियात के साथ दरवाजा इस अंदाज में खोल दिया कि अगर कोई कार्रवाई भी हो तो मैं उसकी फौरी जद में न आ सकूं। जंगली जानवर की तरह अंदर घुस आने वाली तहजीब मैल्कम एक्स ही थी। उसकी वहशत और जल्दबाजी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि किसी न किसी तरह इंचार्ज से उसका राब्ता कायम हो गया है। उसने अहमकों की तरह इधर उधर देखा और फिर मुझसे निगाह पड़ते ही आंखें बंद कर ली और मध्यम लहजे में बोली, दरवाजा बंद कर दो अली, दरवाजा बंद करो। उसकी ज़हनी कैफियत का मैं बखूबी अंदाजा लगा रहा था। मैंने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया और फिर तेज रोशनी के स्विच की जानिब हाथ बढ़ाया तो तहजीब ने फुर्ती से आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। नहीं, रहने दो, बत्ती न जलाओ। क्या बात है, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो, उसने बेसब्री के अंदाज में कहा। ओहो अली, जल्दी से मुझे एक बात बताओ। मैंने मुताज्जिब होने की अदाकारी करते हुए कहा, खैरियत, क्या बात है? वो बोली, क्या तुमने कैथी ब्राउन को उस जगह से हटा दिया है?
मैंने कहा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो बोली ये बताओ कि तुम हेडक्वार्टर पहुंचे थे, क्या तुमने इंचार्ज से कहा था कि तुम कैथी ब्राउन से मिलना चाहते हो और उसके बाद तुम। मैंने कहा तहजीब बराह करम अपने हवास बहाल रखो, तुम जैसी शख्सियत के लिए इतनी बदहवासी मौजू नहीं है। बैठो, आराम से बैठ जाओ और मुझे तफसील से बताओ। तहजीब ने डूबते हुए लहजे में कहा तो तुम नहीं गए, तुम वहां नहीं गए थे। और मैं उसे सहारा देकर मसहरी तक ले आया। कहा बैठो प्लीज, क्या लाऊं तुम्हारे लिए। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली कुछ नहीं, बस मैं वाकई कुछ ज्यादा ही बौखला गई, प्लीज तुम महसूस मत करना। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। मैंने अपने अंदाज में परेशानी का तासुर पैदा कर लिया था। तहजीब चंद लम्हात गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा एक शख्स यानी तुम यानी मिस्टर मिकोयाय उस जगह पहुंचा जहां हमने कैथी ब्राउन को कैद रखा था। उसने कैथी ब्राउन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। चूंकि इंचार्ज को यह बात मालूम थी कि तुम ग्रीन पोल के लिए एक अहम काम अंजाम दे रहे हो और उस वक्त तुम मिकोयाय के मेकअप में हो, इसलिए उसने कोई तारुज न किया और तुम कैथी ब्राउन के पास पहुंच गए। उसके बाद थोड़ी देर तक वहां रहकर तुम उसे साथ लेकर बाहर आए और फिर कहीं चले गए। इंचार्ज ने सिर्फ इसलिए मुदाखलत नहीं की कि मैंने उसे तुम्हारे बारे में मुकम्मल हिदायत दे दी थी। उसके बाद से कैथी ब्राउन वहां वापस नहीं पहुंची, समझे, वो वापस नहीं पहुंची। इंचार्ज बेहद परेशान था। मैंने उसे राब्ता कायम नहीं किया था, इसलिए वो भी मुझे इस बारे में इत्तला नहीं दे सका। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ही इत्तेफाकिया तौर पर मैं ख्यालात के हुजूम से तंग आकर उससे बात करने के लिए टेलीफोन पर पहुंची और वहां की खैरियत मालूम करने लगी तो इंचार्ज ने मुझे बेचैनी के अंदाज में ये बात बताई। ये वाकया है अली, मेरा ख्याल है अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो हम बेनकाब हो गए, हमारा सारा मंसूबा खाक में मिल गया, हम अपनी इस कोशिश में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। तहजीब बहुत ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी। मैं भी खामोश रहा। मेरा अंदाज उसके सामने ऐसा ही था जैसे इस इंकिशाफ पर मैं सकते में रह गया हूँ। फिर मैंने आहिस्ता से तहजीब के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा हिम्मत न हारो तहजीब, हिम्मत न हारो, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, गौर करो इस पर। वो बोली मेरा जहन माऊफ हो रहा है। मैं एतराफ करती हूँ अली कि मुझे इतना शदीद जहनी झटका लगा है कि मैं सोचने समझने की कुव्वतें खो बैठी हूँ। इस वक्त मैं शायद तुम्हारे पास ना आती, क्योंकि जिस कदर एहतियात में आजकल बरत रही हूँ उसके तहत मेरा इस वक्त तुम्हारे पास दौड़े चले आना गैर मुनासिब था, लेकिन मैं खुद को बाज न रख सकी। मुझे बताओ, इसका मकसद तो सिर्फ ये हुआ कि मैं भी निगाहों में आ गई और तुम भी। गोया अब हम दोनों की पोजीशन यहाँ खराब हो गई, हम खतरे में हैं। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई शख्स मिकोयाय की हैसियत से वहां पहुंचा था तो उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वो सिर्फ मिकोयाय है जो वहां तक जा सकता है। ये बात उसे कैसे मालूम हुई? यकीनी तौर पर उसने ये बात भी मालूम की होगी कि कैथी ब्राउन को बहुत मोहतात अंदाज में अगवा किया गया है। इतनी गहराई में कौन शख्स जा सकता है और इन तमाम बातों को जान सकता है? तहजीब वाकई बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, हमें कोई फौरी इक़दाम करना होगा। वो बोली मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ, खामोशी से यहाँ से निकल चलो, वरना कोई भी लम्हा हमारे लिए क़यामत का लम्हा साबित हो सकता है। ये बात हम बाद में सोचेंगे कि हमें महल की सूरत हाल पर किस तरह निगाह रखना चाहिए। मेरा ख्याल है अब 2 से राब्ता कायम करना होगा। मैं अपनी कोशिश में नाकाम हो चुकी हूँ। मैंने कहा 1 मिनट तहजीब, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो गई हो, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी ब्रांडी। वो बोली अरे नहीं, कैसी बातें करते हो अली, मैंने कभी तुम्हारे सामने। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी कैफियत बेहतर नहीं है। बहरहाल मैं चाहता हूँ इससे पहले कि खतरा हमारे सरों पर पहुंचे हम अगर कोई बेहतरीन कदम उठा लें तो क्या हर्ज है। वो बोली अगर तुम्हारा जहन काम कर रहा है इस सिलसिले में तो ठीक है, मुझे बताओ क्या किया जाए। मैं खुद तो एतराफ कर चुकी हूँ कि मेरे जहन में कोई बात नहीं आती। इतना ज्यादा हम मंजर-ए-आम पर आ गए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम बताओ, क्या इससे ये अंदाजा नहीं होता कि हमारा तमाम मंसूबा किसी के इल्म में आ चुका है? खा वो कोई भी है और जो कोई भी है वो हमें उंगलियों पर नचा रहा है। उसने हमें जो लम्हात दिए हैं वो सिर्फ तमस्खराना अंदाज में दिए हैं, वरना इस वक्त तक हम दोनों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अगर इस मामले में पसे पर्दा जनरल टेरिस है तो कैसी अजीब बात है। तहजीब ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मैं एक कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गया था। तहजीब बार बार चौंक कर दरवाजे की जानिब देखती। उससे अंदाजा होता था कि वो किस कदर हरासा हैं और ये सूरत हाल बेहतर नहीं थी। वैसे मेरे जहन में मुकम्मल मंसूबा था, लेकिन मैं उसे फौरन ही तहजीब के सामने बयान करना नहीं चाहता था। उसके लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी सोच मजीद दरकार थी। तकरीबन 10 मिनट तक हम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे रहे। कमरे में रंगीन रोशनी थी, बहुत मध्यम, बहुत हल्की सी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के खद्दो खाल देख सकते थे। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा तहजीब, अगर हम उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होने से पहले ही यहाँ अपने बचाव का बंदोबस्त कर लें तो? वो बोली क्या मतलब?
उसने दोनों हाथ सर से हटा लिए। मैंने कहा, मकसद ये कि हमें थोड़ी सी उलझनों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इस महल से दूर नहीं जाना होगा। उसने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, तुम क्या समझती हो तहजीब के इस तमाम वक्त में मैं हाथ पर हाथ रखे बैठ रहा हूँ? ऐसा नहीं है। मैंने अपने तौर पर भी बहुत कुछ सोचा और कुछ किया है। तहजीब ने बेचैनी से कहा, मसलन? जल्दी से बताओ, गुफ्तगू को तवील न करो। मैंने कहा, मैंने इस पॉइंट पर भी सोचा था तहजीब कि कभी इत्तेफाक के तौर पर अगर हमारा राज खुल जाए तो हमें क्या करना होगा। तहजीब ने बदस्तूर बेचैनी से सवाल किया, तो फिर क्या फैसला किया तुमने इस सिलसिले में? मैंने कहा, इसके लिए मैंने यहाँ 2 किरदारों का इंतखाब कर लिया था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मैंने सोचा था कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आई तो हम फौरन अपना हुलिया तब्दील कर लेंगे। फ्लॉयड पीटरसन यहाँ केयर टेकर की हैसियत से काम करता है। महल के हर गोशे तक उसकी रसाई है, हर जगह वो बआसानी पहुंच सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। मैंने गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने के बाद ये फैसला किया था कि अगर कभी जरूरत पेश आई तो मेरे लिए उससे उम्दा शख्सियत और कोई नहीं होगी और मैं उसका हुलिया इख्तियार कर लूंगा। तुम्हारे लिए मैंने जिस लड़की का इंतखाब किया था उसका नाम जोजी मार्टिन है। जोजी मार्टिन भी महल के इंतजामी उमूर में एक अहम हैसियत रखती है और तुम उसकी जिसामत के बिल्कुल मुताबिक हो। इन दोनों का इंतखाब मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर किया था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वाकई इसकी जरूरत भी पेश आ जाएगी। वो बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ, इसका मकसद? मैंने कहा, हाँ मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे, ठहरो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने अपनी मखसूस अलमारी से मेकअप का वो सामान निकाल कर तहजीब के सामने रख दिया जिसके जरिए हम दोनों ये शक्लें इख्तियार कर सकते थे। तहजीब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए रौनक आ गई। उसने मुतहय्यराना अंदाज में उस सामान को और फिर मुझे देखते हुए कहा, अली, बेशक मैं ये एतराफ करने में आर महसूस नहीं करती कि मर्द बहरहाल मर्द होता है और अगर वो ज़हीन भी हो तो दुनिया की कोई औरत ज़हानत में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह इस अंदाज में मैंने नहीं सोचा था। हालांकि मैंने कहा, जो कुछ तुम बता चुकी हो तहजीब, उसके मुताबिक तो यूं समझो कि हम हर लम्हा तलवार की धार पर हैं। पता नहीं ये सब कुछ करने वालों ने अभी तक हम पर काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं की। वो बोली, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन वो दोनों? मैंने कहा, देर नहीं करनी चाहिए तहजीब, आओ मेरे साथ। वो बोली, बाहर की क्या पोजीशन है? मैंने कहा, हस्बे मामूल है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पहरा देने वाले बहुत मोहतात रहते हैं। हर चंद के महल के अंदरूनी हिस्सों में पहरा नहीं है, लेकिन हमारी जरा सी लग़ज़िश बाहर मुस्तैद लोगों को हमारी जानिब मुतवज्जे कर सकती है। मैंने कहा, आओ कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। क्या पिस्तौल है तुम्हारे पास? तहजीब ने अपना ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, हाँ है। उसकी नाल पर साइलेंसर फिट था। मैंने कहा, गुड, आओ, और मैं तहजीब के साथ बाहर निकल आया। जोजी मार्टिन का कमरा महल के आखिरी गोशे में था। बैरूनी इलाके में फ्लॉयड पीटरसन रहता था। जोजी मार्टिन पर तो आसानी से काबू पाया जा सकता था, लेकिन फ्लॉयड पीटरसन के लिए जरा मेहनत करना थी। पहले हमने जोजी का ही इंतखाब किया और तय ये किया कि उसके बाद फ्लॉयड पीटरसन के लिए कोई मौसर इक़दाम उठाया जाए। जोजी के दरवाजे पर कई बार दस्तक देना पड़ी, फिर वो आंखें मलती हुई दरवाजे तक आई और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसके बाद उसे सांस लेने की मोहलत न मिली। मैंने उस पर काबू पा लिया और कनपटियों पर दबाव डालकर चंद लम्हात में उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद उसके बेहोश जिस्म को अपने कमरे तक लाना ज्यादा मुश्किल काम साबित नहीं हुआ। अक्सर कमरों में तारीकी फैली हुई थी, 1-2 कमरे रोशन भी थे, लेकिन वो इतने फासले पर थे कि हमारे कदमों की चाप वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। जोजी को अपने कमरे में लाने के बाद हमने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और मैं तहजीब मेलकम एक्स के चेहरे पर मेकअप करने में मसरूफ हो गया। तहजीब खामोश बैठी हुई थी, उसके बदन में हल्की हल्की लर्जिश नुमाया थी। मैंने उसे उसके लिए सरजनिश की तो उसने फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो अली, मैं इतनी कमजोर तबीयत की मालिक नहीं हूँ, लेकिन न जाने क्यों इन हालात में मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं तहजीब, खुद को संभालो, हम तो इससे भी ज्यादा खतरनाक काम अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। वो बोली, हाँ बस मैं अपनी इस कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मेरे अंदर एक और जज्बा जाग उठा है, शायद अली मैं अब बिल्कुल ही नाकारा हो जाऊं। मैंने उसका जहन बटाने के लिए सवाल किया, लेकिन क्यों? मेरे हाथ बदस्तूर अपने काम में मसरूफ थे। वो बोली, बस क्या कहूँ, कहते हुए शर्म महसूस होती है। यूं समझ लो तो बाज़ औक़ात इंसान में कुछ होते हुए भी किसी के सामने कुछ नहीं रहता। मैं तुम पर भरोसा करने की आदी हो गई हूँ, बस यूं महसूस होता है जैसे हर गलत काम तुम संभाल लोगे। उसकी बात पर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। बिलाशुबा तहजीब अब मेरे लिए हर शक व शुबे से बालातर हो चुकी थी। पहले मेरे दिल में उसके लिए जो शुबहात थे, अब उनका कोई शायबा भी बाकी नहीं रहा था। मैं उसके खुलूस, उसकी सच्चाई पर पूरा भरोसा कर चुका था, लेकिन बदनसीबी से हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो गए थे
کہ میں تہذیب کو بھی دھوکہ دینے پر مجبور تھا۔ میں اپنے اس مشن کو کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ تہذیب میلکم ایکس کو جوزی مارٹن کا روپ دے دیا گیا تھا۔ جوزی مارٹن بے ہوش ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ جوزی کو کہاں لے جایا جائے۔ چند لمحات وہ خاموش کھڑی سوچتی رہی، پھر بولی، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم عجلت کے عالم میں یہ سب کچھ کر تو بیٹھے ہیں علی، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں جوزی مارٹن کا کردار نبھا سکوں گی۔ میں نے تو اس کی شخصیت کا تجزیہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کی آواز کی نقل میں اچھی طرح نہیں اتار سکتی۔ میں نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر انسان بیمار بھی تو ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے اسے جس کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کو چھپا سکے۔ تہذیب نے سوال کیا، او ہاں، لیکن کیا اس طرح ہم معطل نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا، ہمیں فوراً ہی یہ شخصیت اختیار کر کے مصروف عمل نہیں ہونا، پہلے تو اس محل میں رہتے ہوئے ہمیں خود کو چھپانا ہوگا۔ تہذیب نے کہا، تم فلوئڈ پیٹرسن کا کردار بآسانی نبھا لو گے؟ میں نے کہا، ہاں، میں تو انتہائی کوشش کروں گا، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اس جوزی کا کیا کریں؟ وہ بولی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ایک مناسب جگہ ہماری خفیہ پناہ گاہ بھی تھی جہاں کیتھی براؤن کو قید کیا گیا تھا، لیکن کوئی شخص وہاں جا کر ہمارے خلاف کارروائی کر چکا ہے اور وہ جگہ اس کے علم میں آ چکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو فوری طور پر وہاں بھجوا دیا جائے جہاں والٹو موبائے کو رکھا گیا ہے۔ وہ جگہ کم از کم ابھی تک محفوظ ہے، ورنہ والٹو موبائے کو بھی رہا کروانے کی کوشش کی جاتی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، پھر میں نے کہا، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اسے یہاں سے نکال کر کس طرح لے جایا جائے۔ خیر، اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ فی الحال اسے یہیں رہنے دیا جائے، ابھی ہمارے پاس رات باقی ہے۔ میں اب فلوئڈ پیٹرسن کی طرف جا رہا ہوں، تم یہاں میرا انتظار کرو۔ تہذیب نے کہا، میرا خیال ہے میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، بلکہ تم یہیں رہو، میں خود جا کر فلوئڈ پیٹرسن کو بلا کر یہاں لاتی ہوں۔ اسے کہوں گی کہ مسٹر میکویائے نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، انہیں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس کے لیے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، تہذیب، یہ کام تم آسانی سے کر لو گی؟ تہذیب نے مستعدی سے کہا، ہاں کوشش کروں گی۔ میں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، یہ ایک بہتر ترکیب تھی، چنانچہ وہ احتیاط سے باہر نکل گئی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ دونوں کے بے ہوش جسموں کو یہاں سے نکالنے میں کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں اور کس طرح ہم اپنا یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ فلوئڈ پیٹرسن چونکہ کیئر ٹیکر تھا، اس لیے محل کے ہر گوشے میں اس کے گارڈ ڈیوٹی دیتے تھے اور اس کی حیثیت بڑی مستحکم تھی۔ ممکن ہے اس طرح ہمیں کچھ آسانی ہو جائے۔ انتظار کے یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ اس دوران میں مسلسل اپنے کام کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بے ہوش جوزی کو میں نے مسہری کے نیچے کھسکا دیا تھا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ایک پٹی باندھ دی اور دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے تاکہ اگر وہ ہوش میں آ جائے تو فلوئڈ پیٹرسن کی موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر تہذیب نے دروازہ کھول کر فلوئڈ پیٹرسن سے اندر چلنے کو کہا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ فلوئڈ پیٹرسن میرے سامنے مؤدب ہو گیا، اس کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے، ویسے بھی نیند کے عالم سے اٹھ کر آیا تھا اور لباس بھی اس نے شاید جلد بازی میں پہنا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فرمائیے مسٹر میکویائے، خیریت تو ہے اس وقت؟ میں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے فلوئڈ، دراصل تم جانتے ہو کہ محل کی صورتحال ان دنوں کیسی چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکے۔ اس کے لیے تم سے بہتر مشورہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ فلوئڈ نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیے مسٹر میکویائے، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے کہا، لیکن فلوئڈ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اس کارروائی کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گیٹ پر تمہارے آدمی موجود ہیں، ان کے لیے کیا کرو گے؟ فلوئڈ نے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں مسٹر میکویائے کہ میرے آدمیوں کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہ ہو سکے؟ میں نے کہا، ہاں، بہت ہی خفیہ کام ہے فلوئڈ، اس کے لیے میں تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ فلوئڈ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تب پھر اس کے لیے ہم بغلی دروازہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ پر پہنچ جائیں۔ اس دوران ہم بغلی دروازے پر انتظامات کیے لیتے ہیں، وہاں سے کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن فلوئڈ، یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا، بغلی دروازہ اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ وہاں سے گاڑی گزاری جا سکے۔ وہ بولا، گاڑی پہلے سے وہاں پہنچائی جا سکتی ہے جناب۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، میں اس سلسلے میں بندوبست کر سکتا ہوں، خالی گاڑی لے کر یہاں سے نکل جاتا ہوں، اسے بغلی دروازے پر کھڑا کر دوں گا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں گا، اس کی چابی صرف میرے پاس رہتی ہے۔ فلوئڈ نے کہا، اور میں نے تہذیب میلکم ایکس کی جانب دیکھا۔ تہذیب نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ یہ صورتحال نہایت موزوں ہے۔ مقصد یہی تھا کہ فلوئڈ اگر خود جائے گا تو اس کے گارڈز اس پر کوئی شبہ نہیں کریں گے،
और हम अपना काम उस वक्त मुनासिब तौर पर कर सकेंगे जब फ्लॉयड गाड़ी वहां पहुंचाकर वापस आएगा, और जब वो गेट से बाहर निकलेगा तो गार्ड्स को कोई शुबा नहीं हो सकेगा। और जब हम अपना काम करके वापस आएंगे तो गार्ड यही समझेंगे कि फ्लॉयड जिस काम से गया था उसको अंजाम देकर वापस आया है। चुनाचे ये तजवीज़ मुझे मौजू तरीन मालूम हुई। मैंने फ्लॉयड से कहा, शुक्रिया मिस्टर फ्लॉयड, तुम फौरी तौर पर अपना ये काम अंजाम दे लो। बेहतर ये होगा कि कोई बंद गाड़ी हो जिसमें हम बआसानी उन लोगों को ले जा सकें। फ्लॉयड ने कहा, मेरे पास एक लैंड रोवर है जनाब, जो मेरे अपने इस्तेमाल में रहती है। आप इंतजार कीजिए, मैं 10 मिनट में ये काम अंजाम देकर वापस आता हूँ, उसने कहा और मुझसे इजाजत लेकर बाहर निकल गया। वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने पलट कर तहजीब मैल्कम एक्स से कहा, खुशकिस्मती से ये काम तो बड़ी आसानी से अंजाम पा गया है। इस सिलसिले में तुम्हारे जहन में मजीद कोई तजवीज़ हो तो बताओ। वो बोली, नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि इतनी खूबी से ये सब कैसे हो गया। फ्लॉयड हमारे लिए वाकई एक कारामद मोहरा साबित होगा, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि उन दोनों को बगली दरवाजे से बाहर पहुंचाने में दिक्कत पेश आएगी। मैंने कहा, अब इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा तहजीब, और हम लोग फ्लॉयड की वापसी का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।